आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें जो कोरोना वायरस से जुड़ी हुई हैं और उसके इलाज से जुड़ी हुई हैं वो आपको जरूर बता देते हैं। पहले इस शो को शुरू करने से पहले इजराइल का, जैसा कि हमने दिखाया अपने हेडलाइंस के जरिए, इजराइल का यह दावा है कि उन्होंने कोरोना वायरस का एंटीडोट तैयार कर लिया है और अब उसको कमर्शियली अवेलेबल करने के लिए जो दो सबसे बड़ी कंपनीज हैं उनमें एक भारतीय कंपनी का भी नाम आ रहा है। साथ ही रेमडेसिविर, जो कि एक इलाज के लिए ये भी सबसे ज्यादा पुख्ता दवाई मानी जा रही है, उसके लिए भी एक भारतीय कंपनी का नाम है जो आगे आ रहा है। यानी कि इलाज की तरफ कदम अब हम आगे बढ़ा चुके हैं दुनिया के स्तर पर अगर हम बात कर रहे हैं। और हमारे साथ अभी फिलहाल डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। दो हमारे मेहमान हैं, हिमांशु वर्मा, डॉक्टर हिमांशु वर्मा, और साथ ही हमारे साथ हमारे एक और मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर रवि मलिक। आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले कॉलर के साथ। बिहार से हमारे साथ रवीश जुड़ गए हैं। रवीश, अपना सवाल पूछें। जी डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल था कि अगर हम क्वांटम बायोलॉजी से इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को देखकर अगर गामा रेडिएशन का कोरोना वायरस पर यूज करें तो उससे क्या कोरोना वायरस नष्ट हो सकता है? ये सवाल का जवाब तो डॉक्टर साहब ही दे सकते हैं। डॉक्टर हिमांशु जी, अगर आप इस सवाल का जवाब दें। देखिए, ये जो कोई भी वायरस है तो उसके लिए ये होता है कि जैसे कि आपकी सनलाइट है, यूवी रेज, तो इन सब से वो उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, वो डीएक्टिवेट हो जाता है। और कुछ टेम्परेचर के चेंजेस हैं जिसके कारण, हाई टेम्परेचर के कारण भी वायरस की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। सो सनलाइट जो है, यूवी रेज है, ये इफेक्टिव है वायरस को की एक्टिविटी कम करने के लिए, उसको मारने के लिए। बिल्कुल। और वैसे इसमें एक अपडेट हम बता देते हैं कि एयरपोर्ट्स जो हैं, जो अब हाल में शुरू होंगे, जब भी शुरू होता है वहाँ पर वापस से यातायात, तो वहाँ पर भी एक ये इस तरीके से टनल बना दी गई है ताकि जो आपका सामान है वो यूवी रेडिएशन के जरिए गुजरेगा ताकि उसमें से वो कोरोना वायरस हट सके। ये इस एक तरीके की सोच है। नूरीन हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ गई हैं। नूरीन, अपना सवाल पूछें। नूरीन, अगर आपको हमारी आवाज मिल पा रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी नमस्ते सर जी, मैं यूपी से बोल रही हूँ, नूरीन। सर, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो कोरोना वायरस का टेस्ट होता है तो उसमें सुना है कि बॉडी में इन्फेक्शन देखते हैं। तो सर, मेरा ये कहना है कि इन्फेक्शन तो बहुत सारे रीजन से हो सकता है, जैसे कि किडनी की कोई प्रॉब्लम है, इंसान को टीबी है या कुछ और है, तो अगर वो लोग टेस्ट कराएंगे तो इसका मतलब मुझे कोरोना है, कोरोना आ जाएगा उनको उसमें। डॉक्टर रवि। देखिए, ये बात ऐसी सही नहीं है। कोरोना का जो टेस्ट है वो आरएनए जो कोरोना के अंदर होता है सिर्फ उसी को डिटेक्ट करता है। वो आरएनए ना तो टीबी में है ना किसी और इन्फेक्शन में है। सो ये टेस्ट बड़ा स्पेसिफिक होता है जो कि केवल कोरोना वायरस के आरएनए को पकड़ता है, जिसको हम पीसीआर टेस्ट कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट कहते हैं। कोरोना वायरस जो है एक आरएनए वायरस होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन से उस आरएनए को डिटेक्ट करते हैं। तो इट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर कोरोना वायरस। तो वो केवल और केवल पॉजिटिव तभी आएगा जब कोरोना वायरस उसके अंदर होगा। बाकी जहां तक टीबी और बाकी बीमारियां जो आप बता रही हैं, सब बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, इनका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। और ये कोरोना वायरस के लिए स्पेसिफिक टेस्ट होता है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब आपको कोरोना वायरस की इन्फेक्शन है। उम्मीद करते हैं नूरीन जी आपकी जो दुविधा थी वो इस जवाब के बाद दूर हो गई होगी। हमारे साथ मनिंदर सिंह जुड़ गए हैं जयपुर से। मनिंदर, अपना सवाल पूछे। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, सवाल पूछिए। सर जी, मेरा सवाल ये है कि सर जैसे अब मेडिकल वाले, ये किराना वाले, सब्जी वाले को ये पॉजिटिव आ रहा है, कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, तो सर हमें भी बहुत ज्यादा डर पैदा हो गया। हमें भी सब्जी लेनी पड़ती है, दवाइयाँ लेने जानी पड़ती है सर। एक बहुत ज्यादा डर पैदा हो गया सर। डॉक्टर हिमांशु। देखिए मनिंदर जी, इसमें जो खास बात वो ये है कि डरना नहीं है। पहली बात, आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, तो आपके फेस पे मास्क होना चाहिए और आपके जो हाथ एक सैनिटाइजर होना चाहिए या आप हाथ धो सकते हैं। आप जब तक बाहर हैं तब तक आप उन हाथों को अपने फेस पे नहीं लगाएंगे, ना आंखों पे लगाएंगे। आंखें भी अगर आप चश्मा या गॉगल्स लगा सकते हैं। और घर पहुंचते ही आपका पहला काम ये होगा कि आप
जो जूते हैं वो घर के बाहर उतारें और अंदर आने के बाद सबसे पहले अपना हाथ मुंह अच्छे से धो लें। तो इससे आपको इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि अब हमें ये तैयारी करनी है कि हमें इस कोरोना वायरस के साथ ही चलना है, क्योंकि अभी ये इतनी जल्दी जाने वाला है नहीं। तो आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, अपना पर्सनल प्रोटेक्शन करें, उससे आप बचे रहेंगे। और घबराइए मत, पैनिक मत करिए। महेंद्र जी, आप के सवाल का उम्मीद करते हैं आपको जवाब मिल गया है। मोहम्मद एजाज हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। सवाल पूछिए सर। मेरा सवाल ये है कि कैंसर से खतरनाक बीमारी है कोरोना वायरस। डॉक्टर रवि। देखिए, बिल्कुल भी नहीं। कैंसर जितनी खतरनाक बीमारी बिल्कुल नहीं है कोरोना वायरस। अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो 85% केसेस तो बिल्कुल माइल्ड इन्फेक्शन की तरह होते हैं, हमें एडमिट भी करने की जरूरत नहीं है। जहां तक कैंसर, इससे मोर्टेलिटी का तल्लक है, ये लेस देन 3% है। अगर हम मृत्यु दर देखें तो 3% के करीब जो है, अगर 100 मरीजों को होती है तो 3% की मृत्यु दर होती है। अगर हम एवरेज कैंसर का सर्वाइवल लें तो उसके अंदर 5 ईयर सर्वाइवल जो है 70% के करीब होता है। अगर सारे कैंसर को लेके चलते हैं तो कैंसर की बीमारी ज्यादा संगीन है, उसकी मृत्यु दर जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कोरोना वायरस। कैंसर की बीमारी का इलाज लंबे समय तक चलता है, कीमोथेरेपी वगैरह के साइड इफेक्ट्स काफी होते हैं। कोरोना वायरस की एक खासियत है कि हफ्ते 10 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में या तो मरीज को ठीक कर देगी या कॉम्प्लिकेशन करेगी, बहुत लंबी नहीं चलेगी। खर्चा कोरोना में कम होता है, मृत्यु दर कम है, मॉर्बिडिटी कम है एज कंपेयर टू कैंसर। तो ये तो नहीं हम कहेंगे कि कैंसर जितनी संगीन बीमारी है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कोरोना वायरस जो खासकर हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जैसे जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, जो एल्डरली लोग हैं 70 साल से ऊपर हैं, उनके अंदर जो है ये कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी ज्यादा करती है। उनको कुछ खास एहतियात रखने की आवश्यकता है, लेकिन इतनी ज्यादा इसकी मृत्यु दर नहीं है कि हम इसको कैंसर से कंपेयर करें। बिल्कुल। और इसमें एक बात और मैं जोड़ देता हूं कि पैनिक नहीं करना, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे, और जो एहतियात है वो आपको बरतते रहनी है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। हमारे साथ जीएस ठाकुर साहब भोपाल से जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। अपना सवाल पूछिए सर। सर, मेरा सवाल यह है कि आज जैसे जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में, सर मेरा सवाल यह है कि जैसे आज काफी सारे कॉन्फ्लिक्टिंग सर कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज आ रहे हैं कि कुछ टेस्ट जो है वो रिलायबल नहीं है। आज हमारे एक परिचित हैं, तो उन्होंने एम्स भोपाल से मान लीजिए टेस्ट कराया, तो वो टेस्ट का रिपोर्ट सपोज 12 घंटे में आ गया, और कुछ टेस्ट रिपोर्ट जो है 2 से 3 दिन में आती हैं। तो इस केस में सपोज जो 12 घंटे में जो रिपोर्ट आ रही है उसको हम रिलाई कर सकते हैं? बिल्कुल। टेस्ट रिजल्ट्स को लेकर आपका सवाल है डॉक्टर हिमांशु। देखिए, जो कोरोना वायरस का जो टेस्ट हैं वो दो तरीके के, जैसे कि 2 तरीके के सिस्टम से हो रहे हैं। जैसे एक तो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, आरटीपीसीआर, जो कि काफी रिलायबल टेस्ट है, और उसमें नाक और आपके गले से सैंपल लिया जाता है, और उसके बाद उसको जब रन करते हैं मशीन में, तो उसके बाद उसके रिजल्ट आने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। लेकिन ये रिलायबल टेस्ट है। अगर किसी का एक्सपोजर है किसी कोविड पेशेंट से, तो अगर 4 से 5 दिन के अंतराल में ये किया जाए तो इसके रिजल्ट काफी रिलायबल है। और एक कुछ किट टेस्ट होते हैं, रैपिड टेस्ट होते हैं, उसमें जल्दी रिजल्ट आ जाता है, लेकिन हाँ उसकी रिलायबिलिटी एज कम्पेयर टू पीसीआर कम है। बिल्कुल। और एंटीबॉडी जो टेस्ट हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो बिल्कुल अलग होते हैं। ये भी बात आपको जहन में रखनी होगी। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, उज्जैन से जुड़ गए हैं, आरएस चौहान साहब। सवाल पूछिए सर। यस, गुड मॉर्निंग ऑल टीम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछिए। हमारा सवाल ये है कि हमारे उज्जैन में, शहर में, हमारा मोर्टेलिटी 22% के करीब है। पूरा उज्जैन दहशत के वातावरण में जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये है, क्या ये स्ट्रेन का किस प्रकार का, अलग प्रकार की जात का है जिसके कारण ये जानलेवा है? क्या ये वो अहमदाबाद, इंदौर और उज्जैन में बहुत ज्यादा मौत क्यों हो रही है? 22% बहुत ज्यादा है। हम लोग परेशान है पूरे उज्जैन वाले। मेरे पास अभी ताजा नंबर्स नहीं है। अगर आप इतना बता सकें कि क्या ये क्लोज्ड केसेस में है कि ओवरऑल नंबर्स में है? ये ओवरऑल में 22% है, मतलब ओवरऑल। इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये सवाल है। रवि सर, आप बताएं। हाँ,
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, डिफरेंट रीजन्स में ह्यूमन बीइंग्स ने डिफरेंटली बिहेव किया है। जैसे अगर इटली की बात करें तो वहां पे मोर्टेलिटी रेट 12% है। अगर जर्मनी की बात करें या स्वीडन की बात करें तो वहां पे मोर्टेलिटी रेट लेस देन 1% है। हमारे देश में अगर ओवरऑल हम बात करते हैं तो मोर्टेलिटी रेट 3% के करीब का आ रहा है। उज्जैन में अगर 22% का मोर्टेलिटी रेट है, मैं इससे एग्री नहीं करता, ये मुझे आंकड़े देखने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, मृत्यु जिस भी व्यक्ति की होती है वो तो सेंसस में आ जाता है, क्योंकि मृत्यु कोविड वाला पेशेंट तो निकल नहीं सकता, वो तो सेंसस में आ जाता है, वो तो हमारी कैलकुलेशन में आ जाता है। लेकिन कितने व्यक्तियों को कोविड हो रखी है वो हमारी सेंसस में पूरा नहीं आते, क्योंकि हमने टेस्टिंग पूरी नहीं किया है। मैं इसको इस तरह से समझाना चाहूंगा कि अगर आपके उज्जैन में सपोजिंगली 100 लोगों को टेस्ट किया गया है और उनमें से 22 की मृत्यु हुई है, तो आप मोर्टेलिटी रेट 22% ले लेंगे। हो सकता है आपके उज्जैन में 1000 केस हो और अभी तक वो डिटेक्ट ना हुए हो, क्योंकि हमने टेस्टिंग कम की है। तो अगर 1000 केस हम देखते हैं और उसमें फिर मृत्यु दर जो है वो सिर्फ 2.2% रह जाएगी, तो अभी एग्जैक्ट मृत्यु दर निकालना बड़ा मुश्किल है। और मेरे को इस पे भी बहुत ज्यादा डाउट है, मुझे ऐसे मेरे दिमाग में गणित नहीं है उज्जैन का, लेकिन हो ही नहीं सकता कि 22% की मोर्टेलिटी रेट हिंदुस्तान में कहीं पर हो। जो ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट है वो केवल 3% है। और इसमें भी मैं एक चीज बता दूं, मोस्टली मोर्टेलिटी जो है 60 ईयर्स एंड अबव के जो पेशेंट्स है उनके अंदर है, जो कॉम्प्लिकेटेड है उनके अंदर है। अगर मैं एक यंग व्यक्ति की बात करूं, एक बिल्कुल यंग व्यक्ति जिसको कोई डायबिटीज नहीं है, हार्ट डिजीज नहीं है, कुछ नहीं है, उसके अंदर मृत्यु दर जो है 1% से कम होनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवेंद्र वर्मा है दिल्ली से। शिवेंद्र, अपने सवाल पूछिए सर। या नमस्ते सर। सर माय क्वेश्चन इज ये सर, कोरोना वायरस ऑब्जेक्ट पे ही एग्जिस्ट कर सकता है? क्योंकि बिकॉज जैसे हम माहौल से कुछ सामान लेकर आते हैं और अगर इन केस किसी कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन ने उसको टच किया हुआ है तो उसके थ्रू भी क्या नाम है हमें ये मतलब वायरस ट्रांसफर हो सकता है? डिपेंड करता है कि कितने समय बाद आप वो खरीद रहे हैं या ले रहे हैं, या आपने भी उसको तभी टच किया है, सैनिटाइज किया है, नहीं किया है। डॉक्टर हिमांशु? देखिए, आसान सा तरीका है, कोई भी चीज आप लेके आए, आप उसको हाथ से आप टच करके, या तो आपने ग्लव्स पहने हुए हाथ में, आने के बाद आप उन ग्लव्स को डिस्कार्ड कर दें। उस सामान को आप एक महफूज सी जगह पे कोने में रख दें। उस सामान में से जो पैकेट है उसको आप निकाल के उसको डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ कर दें, और आप अपने हाथ अच्छे से धो लें, सैनिटाइज कर लें। तो चांसेस कम है कि वो वायरस आप अगर आया होगा तो आपको ट्रांसमिट होगा। दूसरा, अगर कोई ऐसा सामान है जिसको एकदम से यूज नहीं करना है तो उसे आप 24 से 48 घंटे तक अनयूज रख सकते हैं, और उसके बाद उसे अच्छे से धो के साफ करके प्लास्टिक को यूज कर सकते हैं। शुक्रिया सर। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा शिवेंद्र। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम रुक रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स को और उनके सवाल डॉक्टर्स तक पहुंचाना चाह रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स तक। एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स। एक बार फिर से आप सभी का हमारे शो में स्वागत है। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं जानना चाहता हूं कि जैसे कोई आदमी अपने घर में बिल्कुल ऑलरेडी अकेला है, तो उसको लग रहा है कि उसको सिम्टम्स हैं, जैसे गला दर्द कर रहा है या सर पकड़ रहा है, तो उसको क्या क्या प्रिकॉशन, अकेले को भी अपने घर में क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? डॉक्टर रवि? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स होते हैं, आप अपने फैमिली डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर, आपका मित्र है, फैमिली डॉक्टर है या परिवार में कोई है, उसके साथ आप एक बार डिस्कस जरूर कर लें। चाहे उसके बाद जूम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर चैट करके एक बार आप अपने सिम्टम्स भी दिखा सकते हैं। सबसे पहली तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, अक्सर हम लोगों को बड़े सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि कोरोना के साथ रिलेटेड नहीं होते। 2-3 चीजें बताऊंगा। सिम्टोमेटिक कोरोना केसेस के अंदर एक तो फीवर आना जरूरी है, ड्राई कॉफ होनी जरूरी है, और अगर आपको ये सिम्टम नहीं है, सिर्फ बॉडी एक्स हो रहे हैं लेकिन फीवर नहीं आ रहा है, या आपका गला बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है और आप टॉर्च मार के उसमें देखते हैं शीशे में, या कोई आपका परिजन देखता है और उसके अंदर पस पॉइंट नजर आ रहे हैं, तो ये सब कोरोना के लक्षण बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी आपको एक चीज बता दूं, हमारे इधर जो कम्युनिटी स्प्रेड है, जो फेज 3 है, वो अभी तक शुरुआत नहीं हुई है।
तो अगर आप लॉकडाउन में ही है पिछले 40 दिन से और आपका किसी के साथ मिलना जुलना हो ही नहीं रहा है, तो बड़े कम चांसेस हैं कि आपको कोरोना होगा। तो आजकल एक कोरोना पैनिक भी बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपने सिम्टम्स को डिटेल्ड आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, जो कि आपको एश्योर कर दें। और अगर उसमें कोई जरा सा भी सिम्टम लगता है तो फिर ऑब्वियसली फिजिशियन आपको देख लेगा और टेस्ट करा लेंगे। उम्मीद है आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ एक और कॉलर दिल्ली से रवि राज जुड़ गए हैं। रवि, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था, मेरा एक सजेशन भी था और सवाल भी था। मेरे को ये पूछना था, हमने जब से मैं इसको देख रहा हूँ पिछले 1.5 महीने से रेगुलर मैं न्यूज को फॉलो करता हूँ दिन में 10 घंटा। जी सवाल। किसी हमारा जो है वो बैटरफील्ड शायद मुंह है, लेकिन हम लोग कभी उस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कहते हाथ धोइए आप, कोई भी ये नहीं कह रहा कि आप मुंह धोइए। क्या ऐसा पॉसिबल है? पूछिए पूछिए। ठीक है, आपका सवाल ये है कि जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आंख और मुंह है, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं सैनिटाइज करने के लिए, लेकिन उसी के लिए फिर मास्क की बात भी कही जा रही है। डॉक्टर हिमांशु, अगर आप सवाल आपने सुना हो। देखिए, ऐसा नहीं है। मुंह के बारे में तो सबसे ज्यादा बात हो रही है, मास्क जो यूज करने की बात है। तो एंट्री पॉइंट जो है वो आंखें हैं या नोज है या माउथ है, तो इसको आप कवर करते हैं मास्क से, आपकी नोज और माउथ कवर होती है। और अगर आप एक ट्रांसपेरेंट गॉगल्स या आई गियर लगा सकते हैं तो आपकी आंखें सुरक्षित हैं। हाथों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि हम अनजाने में जाने में दिन में कई बार, हजारों बार जो है अपने फेस को, अपनी नाक को टच करते हैं अपने हाथों से। तो और हाथ एक ऐसी चीज है जिससे हम सारे काम करते हैं, कोई लिखना पढ़ना है, सामान खरीदना है, कार चलानी है। तो हाथ सबसे ज्यादा एक्सटर्नल फोमाइट्स के कांटेक्ट में आता है जहाँ पे वायरस हो सकता है। तो इसलिए हाथ के सैनिटाइजेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और फेस को तो आप मास्क से कवर कर रहे हैं, और कहीं आप बाहर से आ रहे हैं तो आपको फेस तो धोना ही है और हाथ भी धोने हैं साथ में। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो दुविधा है वो दूर हुई होगी। रवि, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आरिफ खान सोनीपत से। आरिफ जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि SARS-CoV-2 का क्रिप्टोग्राम क्या है? क्या है? क्या चीज पूछना चाहते हैं? SARS-CoV-2 कोरोना वायरस है जो ये, इसका क्रिप्टोग्राम क्या है? क्रिप्टोग्राम क्या है, डॉक्टर रवि, अगर आप बता सकें। देखिए, ऐसा है, जो SARS-CoV-2 है वो मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये बेसिकली बिल्कुल इसका क्रिप्टोग्राम जो है वो बिल्कुल मिलता जुलता है जो पहले सार्स हुआ था 2002 में। और दूसरी चीज बता दूं, ये एक आरएनए वायरस है और इसकी जो पोर्टल ऑफ एंट्री है वो हमारे एस रिसेप्टर से होती है। जो एस रिसेप्टर्स हमारे सेल के ऊपर होते हैं वहां से इसकी पोर्टल ऑफ एंट्री होती है। और ये आरएनए वायरस है और अंदर जाने के बाद में डीएनए से मिलकर आगे रेप्लिकेशंस करता है। इसका क्रिप्टोग्राम जो है वो लगभग बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि सार्स वाला हुआ था जो 2002 में हुआ था। यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, हम लोग सोचते हैं कि ये वायरस शायद हमारे साथ पूरे जीवन तक चलेगा, लेकिन आगे और भी लंबा चलेगा। लेकिन इस दिशा में मैं भी ये मानता हूं कि उम्मीद है कि ये हमारे साथ आगे भी चलेगा कोरोना वायरस। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग अराउंड दी स्काई क्लाउड में ये भी बता दूं, जैसे सार्स वायरस 2003 में आया था तो ऐसे लग रहा था जैसे पूरा विश्व खत्म हो जाएगा और अब ये सबको होगा, लेकिन 2003 के बाद एक भी केस नहीं हुआ। तो इस तरह के जो पैंडेमिक्स हैं वो आते जरूर हैं एकदम से घोड़े की चाल, लेकिन कई बार एकदम से चले भी जाते हैं। तो मैं इसके अंदर एक थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग भी इस चीज की देख रहा हूं। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रंजन। जल्दी से उनके सवाल का भी सवाल ले लेते हैं। रंजन, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, हेलो। सवाल पूछिए रंजन। हाँ सर, वो जो कोरोना का टेस्ट कैसे किया जाता है और कहाँ पर होता है, क्या क्या होता है? कोई आदमी टेस्ट कराने के लिए जाता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए, वो सब थोड़ा जानना था सर। अच्छा, पहले तो इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा डॉक्टर का, अगर मैं गलत नहीं हूं। डॉक्टर हिमांशु, अगर आप इनके सवाल का जवाब दे सकें। जी बिल्कुल। अगर आपको ऐसे कोई लक्षण हैं, आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको अपना कोविड टेस्ट कराना चाहिए, या आरोग्य सेतु ऐप से आपको ऐसा लगता है कि आप हाई रिस्क पे हैं, तो आप कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जो कि जहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो सफदरजंग हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल और एम्स में ये सब टेस्ट की अवेलेबिलिटी है। अब कुछ प्राइवेट लैब्स भी हैं, जैसे लाल पैथ है या SRL है, कई सारी प्राइवेट लैब्स हैं, वो भी ये टेस्ट कर रही हैं। लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका आधार नंबर होना चाहिए और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए।
उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिलहाल हमारे इस शो में इतना ही। डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर रवि, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स।